तो आज हम जॉर्ज ऑरवेल के क्लासिक नॉवल 1984 यानी 1984 पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ, 1949 में आई थी ये किताब, पर आज भी इसकी बातें एकदम ताज़ी लगती हैं। बिल्कुल। और हम इसे देख रहे हैं एक समीक्षा के नज़रिए से, जो ये समझने की कोशिश करती है कि ये किताब आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है। सही। तो चर्चा इस पर रहेगी कि ये किताब तानाशाही या फिर वो जो सरकारी निगरानी होती है, सर्वेलेंस, और सच को कैसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, इन विषयों को कैसे उठाती है। ऑरवेल ने एक ऐसी दुनिया बनाई जो मतलब हमें आज भी सोचने पे मजबूर करती है। और ये समीक्षा भी यही कहती है। कहानी सेट है एयर स्ट्रिप 1 में, पहले का ब्रिटेन समझ लीजिए। हाँ, ये ओशेनिया नाम के एक बड़े से राज्य का हिस्सा है। हाँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है विंस्टन स्मिथ, विंस्टन, हाँ। वो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ, मतलब सत्य मंत्रालय। नाम देखिए, सत्य मंत्रालय। और काम है इतिहास को बदलना, पार्टी जैसा चाहे वैसा बना देना रोजाना। और सबके ऊपर है बिग ब्रदर। वो आइकॉनिक लाइन है ना, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। वो तो शायद सबसे मशहूर लाइनों में से एक है। पर समीक्षा कहती है कि ये सिर्फ बाहरी कंट्रोल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टी का कंट्रोल अंदर तक है, विचारों पर, भाषा पर। हाँ, यहीं पर वो न्यूज स्पीक वाली बात आती है। एग्जैक्टली। समीक्षा इसे सिर्फ सेंसरशिप नहीं मानती, ये भाषा के जरिए आपकी सोच को ही बांध देना है। मतलब अगर शब्द ही नहीं होंगे तो आप वो चीज सोचेंगे कैसे? बिल्कुल। अगर विद्रोह के लिए शब्द ही खत्म कर दिए जाएं, तो विद्रोह का ख्याल भी शायद मुश्किल हो जाए। ये बहुत गहरा पॉइंट है समीक्षा का। और फिर वो डबल थिंक का आइडिया। डबल थिंक, हाँ। यानी एक ही टाइम पर दो बिल्कुल ऑपोजिट बातें मानना और दोनों को सच जानना। कमाल है। ये दिमागी कंट्रोल का आप कह सकते हैं चरम है। पार्टी का नारा याद है? हाँ, युद्ध ही शांति है, स्वतंत्रता ही गुलामी है, अज्ञानता ही ताकत है। ये सिर्फ नारी नहीं है, ये डबल थिंक प्रैक्टिस में है। लोगों को यही मानने पर मजबूर किया जाता है। और फिर वो मंत्रालय, प्रेम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लव। नाम प्रेम मंत्रालय, और अंदर क्या होता है? टॉर्चर, ब्रेन वॉशिंग। ये नामों का उल्टापन भी, मतलब भाषा और सच पर पार्टी का पूरा कंट्रोल दिखाता है। सही कहा। और ऑरवेल में ये दिखाया है कि कैसे एक टोटालिटेरियन, एक तानाशाही हुकूमत सिर्फ आपकी एक्शन नहीं, आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स तक कंट्रोल कर सकती है। इसी माहौल में विंस्टन वो सच को पकड़ने की कोशिश करता है, थोड़ी सी आजादी चाहता है। हाँ, वो जूलिया के साथ एक सीक्रेट रिश्ता बनाता है, डायरी लिखता है। ये सब छोटे छोटे विद्रोह हैं। लेकिन जैसा समीक्षा भी कहते हैं, ऐसी दुनिया में पर्सनल रिबेलियन, उसकी कीमत बहुत भारी है। बहुत भारी। और आखिर में वो पकड़े जाते हैं। थॉट पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। थॉट पुलिस, विचारों की पुलिस। हाँ। और फिर आता है किताब का सबसे मुश्किल, शायद सबसे पावरफुल हिस्सा, प्रेम मंत्रालय में टॉर्चर। हाँ। विंस्टन का टूटना वो सिर्फ फिजिकल टॉर्चर नहीं है, वो मेंटल डिकंस्ट्रक्शन है। उसे पूरी तरह तोड़ दिया जाता है। वो रूम 101। रूम 101, जहां आपका सबसे बड़ा डर आपके सामने होता है, और अंत में वो टूट जाता है। जूलिया से प्यार खत्म, और वो बिग ब्रदर से प्यार करने लगता है। हाँ, पूरी ईमानदारी से। समीक्षा कहती है कि ये अंत दिखाता है कि कैसे पूरी सत्ता इंसान की आत्मा तक को मिटा सकती है। और सोचिए, ये 1949 में लिखा गया था। समीक्षा भी कहती है कि ये किताब एक तरह से भविष्यवाणी जैसी लगती है। बिल्कुल। बिग ब्रदर, थॉट पुलिस, रूम 101, न्यूज स्पीक, डबल थिंक, ये सारे शब्द आज हमारी वोकैबुलरी का हिस्सा बन गए हैं। हाँ, जब हम आज बात करते हैं सरकारी निगरानी की, डेटा प्राइवेसी, फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, तो 1984 की याद आती है। इसकी चेतावनियां गूंजती हैं। समीक्षा मानती है कि शायद कुछ लोगों को ये किताब थोड़ी स्लो लगे या बहुत ज्यादा डार्क और निराशाजनक लगे। हो सकता है, लेकिन उसका तर्क है कि इसकी जो ताकत है, जो इसकी रेलेवेंस है, वो इसके संदेश में है, इसकी चेतावनियों में है। ये सिर्फ गुजरे हुए कल के खतरों की बात नहीं। नहीं, ये आने वाले कल के खतरों का भी इशारा हो सकता है, चाहे वो सरकार का कंट्रोल हो या टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा के मुताबिक 1984 सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक वार्निंग, एक चेतावनी है। हाँ, एक वार्निंग, अनियंत्रित पावर के बारे में, सच और आजादी कितनी नाजुक होती हैं इस बारे में। और आज के डिजिटल युग में ये बातें शायद और भी ज्यादा मायने रखती हैं। बिल्कुल। जहां जानकारी और निगरानी के तरीके शायद ऑरवेल ने सोचे भी नहीं होंगे। और ये हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिसका जिक्र समीक्षा में भी है। ऑरवेल ने दिखाया कि बाहर की ताकत, बिग ब्रदर, पार्टी, वो विचारों को कंट्रोल करती है। हाँ। पर आज क्या ये मुमकिन है कि बिना किसी बाहरी बिग ब्रदर के
हमारे अपने बनाए हुए सोशल मीडिया के दायरे, अच्छा। हमारे चुने हुए न्यूज़ सोर्स या हमारे अपने अंदर के जो पूर्वाग्रह हैं, बायसेस हैं, क्या वो ही अनजाने में हमारे लिए एक तरह का न्यूज़ स्पीक या डबल थिंक बना रहे हो? मतलब हम खुद ही अपनी सोच को सीमित कर रहे हो? हाँ, हमारी सच्चाई की समझ को बहुत धीरे-धीरे सूक्ष्म तरीकों से कंट्रोल कर रहे हो। ये सोचने वाली बात है, काफी बेचैन करने वाली